तो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात कर रहे थे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी इज आल्सो फ्लिप्ड ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट इन. See, this makes sure that the coil keeps on rotating in the same direction. ये इस चीज को इंश्योर करने के लिए. अब हम जरा बात करेंगे जो कॉइल के एंड पे लगने वाली फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी. हमारी डिस्कशन अब उसके ऊपर जाएगी. तो देखो, जो कॉइल के ऊपर लगने वाली फोर्स है ना, वो तीन चीजों पे मेरे बच्चे डिपेंड करते हैं. पहले तो मैं ये लिख दूं ताकि उसके बाद फिर हम रिलेट कर लेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नंबर वन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट कह लो. नंबर टू करंट. ठीक है. और नंबर थ्री लेंथ ऑफ कॉइल इन फील्ड. तो देखो, जब हमारा कॉइल रोटेट कर रहा है ना, तो इनमें से कोई भी चीज जो है वो वेरी नहीं कर रही. हमारा कॉइल रोटेट करता है तो इनमें से कोई भी चीज हमारे पास वेरी नहीं करती. मतलब अगर आप यहाँ पे देखें, इस वाली डायग्राम पे अगर आ जाऊँ मैं यहाँ, कि जिस वक्त ये कॉइल रोटेशन परफॉर्म करता है तो ना मैग्नेट की स्ट्रेंथ में चेंज आता है, ना करंट की वैल्यू में चेंज आता है. सही है. और ना ही आपके लेंथ ऑफ कंडक्टर के अंदर कोई चेंज आता है. सही. मतलब ये भी नहीं होता कि आपके पास जो है वो ज्यादा कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, पहले कम था, या पहले ज्यादा था अब कम हो गया. कंडक्टर की जो लेंथ है इसमें जो है चेंज नहीं आ रहा होता. तो बात सर ये है कि आपके पास यहाँ पे ये कॉइल रोटेट कर रहा होता है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह के ऊपर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ना स्ट्रेंथ पे पड़ता. तो जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहती है. जो ए बी और सी डी पे लगने वाली फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है. वो फोर्स ना बढ़ती है ना कम होती है वक्त के साथ, स्टेज कांस्टेंट. तो हम ये कहेंगे कि भाई as these properties stay the same, as these properties stay the same throughout rotation, तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है वो भी आपको कांस्टेंट नहीं. The force also stays constant. Throughout rotation. ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपकी सेम लग रही होगी, शुरू से आखिर तक जो फोर्स की वैल्यू है वो सेम रहेगी. जैसे यहाँ पे आप देखें जो करंट था वो करंट सेम चल रहा था ग्राफ में. एक एंड ये वाला, इसमें भी करंट वही चल रहा है, इसके अंदर भी करंट वही चल रहा है. बस क्या मामला हो रहा है कि भाई रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा. हाँ, जो टॉर्क है वो आप देख रहे हो कि कम ज्यादा हो रहा है. असल में टॉर्क का मामला क्या होता है, देखो टॉर्क जो है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है. ठीक है. अभी अगर हम देखें, अगर हमारा कॉइल, मिसाल में देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर लूँ, ये हमारे पास कॉइल की एक पोजीशन, और ये हमारे कॉइल की दूसरी पोजीशन. ऑफ. ये पोजीशन है और
ये पोजीशन। अब देखिए हमारा कॉइल जो है वो रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। एक एंड पे यहाँ फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, इस एंड पे फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। यहाँ पे ये सेट ए बी का था, ये समझ लो सी डी का था। मैंने फ्रंट व्यू बनाने के दिखाने की कोशिश की। तो पिवट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो अच्छा खासा था, और यही मामला इधर भी था, हैड अ लार्ज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन जब आपका कॉइल वर्टिकल होना शुरू हो गया, फोर्स तो उतनी ही है, लेकिन जो फासला है आपके पिवट से जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, वो फासला दरअसल रिड्यूस हो गया। आपके पास जो डिस्टेंस है आपके पास, वो डिस्टेंस कम हो गया। तो जो टॉर्क होता है ना, वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, कि आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कितने डिस्टेंस पर। टर्निंग इफेक्ट सामने आता है। टॉर्क टेल्स यू द टर्निंग इफेक्ट, कि जो मोटर है वो कितना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि जब आपके पास फोर्स आपको सेम मिल रही होती है, लेकिन जैसे जैसे कॉइल रोटेट करता चला जाता है, आपके पास जो गैप है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो फोर्सेस के दरमियान में कम होता चला जाता है। ये वाली वैल्यू जो है ना, दिस थिंग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कम होता चला जाता है। फोर्स अपनी जगह फिक्स्ड है, क्योंकि वो जिस वजह से आ रही है वो चीजें चेंज नहीं हो रही। ना करंट चेंज हुआ, ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हुई, ना कंडक्टर की लेंथ चेंज हुई, फील्ड के अंदर तमाम चीजें सेम चल रही थी। लेकिन जब आपका कॉइल ने रोटेशन परफॉर्म किया तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिड्यूस होने की वजह से जो टॉर्क था वो गिर गया। इसीलिए आप देखते हो कि टॉर्क रिड्यूस हो रहा है। और जब ये कॉइल बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है तो आपका टॉर्क जीरो हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं रहता ना दोनों फोर्सेस के दरमियान में। मतलब मामला ऐसा हुआ होता है कि भाई ये है आपका कॉइल, इस वक्त समझ लो एक फोर्स ऊपर लग रही है, ये फोर्स नीचे लग रही है। अब रोटेशन का तो इफेक्ट ही नहीं आएगा, रोटेट थोड़ी कर सकते। मतलब मैं आपको एक रॉड दूं, मैं बोलूं वर्टिकली एक ऊपर से खींचो एक नीचे से खींचो, तो क्या रॉड घूमेगी? कभी नहीं घूमेगी, क्योंकि इसमें वो टर्निंग इफेक्ट ही नहीं है। इसको घुमाने के लिए डिस्टेंस चाहिए होगा ना दोनों के दरमियान। तो यही रीजन यहाँ पे भी है कि आपके पास जो टॉर्क है, जैसे जैसे आपका सिस्टम रोटेट करता चला जाता है, आपके पास टॉर्क जो है वो कम होती चली जाती है। और जो ये वाली पोजीशन है मैक्सिमम टॉर्क की, ये उस वक्त होती है जब आपका कॉइल हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि उस वक्त डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। तो दिस पोजीशन ओवर हियर, I may write, is for maximum torque, see, whereas this one is for zero torque. मोटर की रोटेशन का इफेक्ट कम होता चला जाए। अच्छा थैंक यू, मैं इसको सही कर देता हूँ। फोर्स, ये बात समझ में आई जो मैंने अभी आपके साथ कही थी, कि किस तरह से आपके पास फोर्स तो सेम है, लेकिन जो टॉर्क है उसमें कमी आती चली जा रही है। और वही टॉर्क के बारे में आपसे एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे मांगता है। तो जो मैंने बात समझाई है आपको, वो मैं एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि ये बात मुकम्मल हो जाए। कि भाई एज द कॉइल रोटेट्स, the perpendicular distance from the pivot to the force decreases all the way to zero. As coil gets vertical. सही है। और फिर हम ये लिखेंगे भाई कि as torque equals to force into perpendicular distance,
So the value of torque also decreases to 0. As coil gets vertical. ठीक है जनाब, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब हम बात करेंगे वो कौन से फैक्टर्स है जो मोटर की फोर्स को या मोटर के टॉर्क को अफेक्ट कर रहे होते हैं डीसी मोटर से आने वाले आउटपुट के ऊपर अफेक्ट। तो अगर मैं डीसी मोटर में से आने वाले आउटपुट को बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरे पास जो रास्ते हैं वो उससे पहले हमने जिक्र किया था। If I want to increase the output, increase the force or the torque of the DC motor, then one way that I can do is to increase the current in the coil. क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स आपको मिलेगी। दूसरा, increase the strength of permanent magnet. परमानेंट मैग्नेट की आप स्ट्रेंथ इंक्रीज कीजिए। तीसरा जो आपका मामला है वो ये है कि भाई आप इंक्रीज कर दें नंबर ऑफ टर्न्स को, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। एक टर्न ना इस्तेमाल करें, आप ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इस्तेमाल कर लें। जब आप ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इस्तेमाल करेंगे तो आप ज्यादा लेंथ ऑफ कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख पाएंगे। मतलब मिसाल ऐसी है कि अगर मैं एक कॉइल बनाता तब इसे इतनी सी लेंथ होती, लेकिन अगर मैं कॉइलिंग ज्यादा कर देता तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाते। नंबर ऑफ टर्न आपके पास ज्यादा हो जाते हैं, लिहाजा अब आपके पास जो फोर्स आती है वो भी ज्यादा आती है। पहले के मुकाबले में आपको ज्यादा फोर्स मिलती है और यहाँ पे आपको लेस फोर्स मिलती है। ठीक है बात। चौथा स्टेप जो आप कर सकते हैं वो ये है कि भाई यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर टू वाइंड द कॉइल। आप सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल वाइंड कीजिए। असल में फायदा ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलेंडर है, मैं इसके ऊपर कॉइल से वाइंडिंग कर देता हूँ। मतलब हवा में कॉइलिंग ना करूं, मैं इस कोर के ऊपर जो है ना वो वाइंडिंग कर दूं। असल में इससे फायदा क्या होता है, जब आप सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल से वाइंडिंग करते हो ना, इससे फायदा ये होता है कि आपके पास ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या करता है, जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड्स दूर दूर से जा रही होती है ना उन सबको करीब ले आता है, उससे स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई फील होती है। ये मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये डायग्रामेटिकली ऐसे है कि जैसे अगर देखो मेरे पास ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, कुछ फील्ड लाइंस तो स्ट्रेट जा रही हैं, लेकिन कुछ फील्ड लाइंस लाजिम बातें दूर से जा रही होती हैं। तो इतना जो पोर्शन है यहाँ पे फील्ड काफी वीक है इस एरिया के अंदर, इस एरिया में और इस एरिया में फील्ड वीक हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कॉइल को नजदीक ले आता हूँ
और नीचे यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लगा देता हूँ, तो सॉफ्ट आयरन कोर से फायदा मुझे ये होगा, फील्ड लाइंस जो है वो थोड़ा नजदीक से जाएंगे, तो इतना गैप था वो कम हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन कोर फील्ड लाइंस अब्सॉर्ब कर लेता है, तो अपने नजदीक ले आता है फील्ड लाइंस, जिससे जो फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो एक जगह पे ज्यादा हो जाए, और नतीजा ये होता है कि हमें फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। तो ये जो फोर्थ पॉइंट था, इसकी मैं अगर एक्सप्लेनेशन दे दूं यहाँ पे, तो भाई सॉफ्ट आयरन absorbs, या कह लो कि brings the magnetic field close, से उसको नजदीक ले आता है। This increases the concentration of magnetic field near the coil. See, this increases the concentration of magnetic field near the coil, and hence force increases. आपके पास जो फोर्स है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी आपके पास on coil, पूरा लिख। So this may make things a bit more clear. तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि अगर हम डीसी मोटर के ऊपर लगने वाली फोर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारा रास्ता क्या है। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो पूछ लीजिए आप, अगर नहीं है तो फिर अभी हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। तो मैं जरा 5 पेपर्स खोल लेता हूँ इसके। तो अब जरा 5 पेपर्स के कुछ क्वेश्चन होते हम करेंगे। पहले हम आज एमसीक्यूज के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, कल जो है वो इंशाल्लाह थ्योरी के ऊपर फोकस। Yes, Murtaza, I have uploaded yesterday's lecture in Google Drive. Question number 1 यहाँ पे आपसे कहता है, the diagram shows how a steel bar can be magnetized. Which statement describe how a steel bar can be demagnetized? देखो मैग्नेटाइजेशन का मेथड जो है आपके सामने है, और बोलने इसको हम डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे ये पता है। तो जरा ऑप्शंस पढ़े, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा भाई, अब इसके अंदर यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, which statement describes how the steel bar can be demagnetized? पहले तो ऑप्शंस को हम रिजेक्ट कर देंगे सबसे पहले ना। फर्स्ट टू ऑप्शंस जो है वो अपने रिजेक्शन में जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टू ऑप्शंस के अंदर आप बात कर रहे हैं डीसी। पहले दो ऑप्शंस के अंदर आप बात कर रहे हैं डीसी की, तो पहले दो ऑप्शंस को तो रिजेक्ट कर दें। बचता है एसी का। एसी का जो मामला है, अब लाजमी सी बात है कि भाई हमें पता है, इतना याद है कि भाई डीमैग्नेटाइजेशन की जो टेक्निक थी वो एसी के थ्रू होती है।
क्योंकि एसी करंट जो है वो डायरेक्शन को बार बार फ्लिप करता था, ठीक, और इस फ्लिपिंग की वजह से आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती थी, जिसकी वजह से फोर्स डिफरेंट लगा करते थे। अब अगर हम यहाँ पे इस ऑप्शन में देखें तो सी और डी दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें हम डीमैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं। So using an AC supply and gradually increases the current in the circuit, या using an AC supply and gradually decreasing the current. तो मैंने आपको ये मेथोडोलॉजी, ये प्रोसीजर जो है वो पढ़ाया था कि आप AC सप्लाई का इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता करंट को रिड्यूस करते करते जीरो करते, इंक्रीज नहीं करते करंट, हम करंट की वैल्यू को रिड्यूस करते करते जीरो की तरफ ले जाते। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू डीमैग्नेटाइज करने का जो है वो प्रोसीजर होता है। अब अगर हम 2 पे आते हैं, कहते हैं एन एंड नेल कैन बी मैग्नेटाइज्ड यूजिंग अ कॉइल। हाउ कैन द नेल बी डीमैग्नेटाइज्ड? अगेन वही वाला मेथड, डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे? 4 ऑप्शन, लिविंग द एपेरेटस स्विच्ड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इससे डीमैग्नेटाइज नहीं होगा क्योंकि आप डीसी सोर्स यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा देर तक सेटअप छोड़ने से डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस नहीं होने वाला। हाँ, रिमूविंग द नेल फ्रॉम द कॉइल बाय यूजिंग एन एसी सप्लाई, बिल्कुल भी आपका इसका पॉसिबल आंसर होगा कि आप एसी सप्लाई कनेक्ट करें और ग्रेजुअली उस कॉइल के अंदर से आप नेल को बाहर की तरफ पुल आउट कर लें। तो व्हेन यू विल बी डूइंग दैट, यू आर एक्चुअली बी डीमैग्नेटाइजिंग दिस नेल। बाकी कॉइल कम यूज करके या सादा सेल्स इस्तेमाल करके जो है वो आप डीमैग्नेटाइज नहीं करोगे, बल्कि या तो मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे या मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ कम कर दोगे। ये वाला मामला चल रहा है। अब यहाँ पे फोर्थ वाला मामला यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसको पढ़ो। वो पूछ रहे हैं which list contains an example of a non-magnetic material, a magnetic material and a magnetized material। 3 किस्म के मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटाइज्ड। तो भाई सबसे पहला ऑप्शन क्या? कॉपर इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था, कॉपर मैग्नेट नहीं करता। आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, कॉपर जो है वो अपनी मैग्नेटिज्म अटेन नहीं करता। आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिज्म अटेन कर लेता है। और कंपास नीडल मैग्नेटाइज्ड हुई है, उसको मैग्नेट बनाया जाता है, हम खुद बनाते हैं उसको मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बना देते हैं स्टील की बनी। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास इस वक्त वो इस चीज का करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ ऑप्शन, a simple DC motor consists of a coil that rotates between the poles of a permanent magnet। DC मोटर के बारे में बता रहे हैं। The turning effect is increased by winding the coil on a metal cylinder। मैंने आपको अभी एक ऑप्शन नंबर 4 डिस्कस किया था आपके साथ, ये उससे मिलता जुलता सवाल। Which metals are used to make the magnet and which metals are used to make the cylinder? मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट होता है, तो वो स्टील का बना हुआ होना चाहिए। आयरन का तो टेम्पररी मैग्नेट होता है, वो तो यूज नहीं हो सकता। तो आंसर में या तो सी है मामला या डी है। ए और बी तो आप रिजेक्ट कर दोगे। अब सी और डी के अंदर आपसे पूछा गया है कि जनाब सिलेंडर जो आप लगाएंगे, जैसे मैंने वो बना के दिखाया, तो सॉफ्ट आयरन कोर मैंने कहा था, वो जो कोर होता है, वो जो सिलेंडर होता है बीच में, वो सॉफ्ट आयरन का होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो वाइंडिंग करेंगे, हम सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाइंडिंग करेंगे, लिहाजा जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसी तरह 6 पे बात करते हैं। 6 के अंदर वो बोलते हैं टीचर स्टिक्स अ मैग्नेट टू द टॉप ऑफ अ मैच बॉक्स कवर, द बॉटम सरफेस इज प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्रे ऑफ आयरन पेपर क्लिप्स, as the matchbox cover is lifted up, a large number of paper clips are held on the bottom surface। वो देखते हुए ऊपर मैग्नेट रखा मैच बॉक्स के ऊपर, और जब उस मैच बॉक्स को अपने पेपर क्लिप्स पर रख के उठाया, तो बहुत सारे पेपर क्लिप्स उस मैच बॉक्स से स्टिक हो।
Sheets of metal are placed inside the matchbox cover between the magnets and the paper clips. आपके पास मैग्नेट और पेपर क्लिप्स के थ्रू जो है वो शीट ऑफ आपका मेटल जो है वो उसके दरमियान में प्लेस किया जाता है. When sheet X is placed inside, the paper clips stay attached. Metal X जब एंटर किया तो पेपर क्लिप जुड़े गिरे. When sheet Y is placed inside, all the paper clips fall. जैसे शीट Y इंसर्ट की सारी पेपर क्लिप्स गिर गई. क्योंकि शीट Y ने किया क्या होगा यहाँ पे ये समझ. अगर पेपर क्लिप्स आपके पास कह लो कि अटैच हुई में मैच बॉक्स है, उसका रीजन ये है कि जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है ना ये पेपर क्लिप्स तक पहुंच रही है. मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड पेपर क्लिप्स तक पहुंच रही है. तो मेटल शीट एक्स लगाने से उस मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं आया होगा. मतलब वो मटेरियल जो होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा. वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब करने का या उसको चेंज करने का काम नहीं करता होगा. तो एक्स एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई असर ना हो और ना वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता हो. तो ऐसा या तो एल्युमिनियम है या कॉपर है. दोनों नॉन मैग्नेटिक है. एल्युमिनियम और कॉपर दोनों नॉन मैग्नेटिक है. तो वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब नहीं करते और ना ही ये समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड को कोई चेंज लेकर. उनको रखने से मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता. वो जैसी की तैसी ट्रेवल करती रहती. तो आंसर में या तो ए है या बी है. मैं सी और डी रिजेक्ट कर दूँ. सी और डी में सी और डी का जो ऑप्शन है उसमें वो एक्स को बोल लेते हैं आयरन. असल में मेटल वाई जो है वो आयरन. मेटल वाई एक ऐसा मेटल है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये काम सबसे अच्छे तरीके से करता है आयरन. तो होता ये है कि जब आप यहाँ पे आयरन के साथ वर्किंग करना शुरू करते हो, आयरन की शीट को प्लेसिंग करते हो, आयरन तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्प्शन की वजह से वो क्या करता है, आपके पेपर क्लिप्स तक मैग्नेटिक फील्ड को पहुंचना ही नहीं देता. वो पेपर क्लिप्स तक मैग्नेटिक फील्ड को पहुंचना ही नहीं देता. नतीजा क्या होता है भाई, पेपर क्लिप्स जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करेंगे गिर जाएंगी. फ्लैश थोड़ी रह सकती है उसके साथ. वो तो इस वजह से जुड़ी हुई थी क्योंकि आपके पास जो पेपर क्लिप्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड आपके मैग्नेटिक एक्सपीरियंस कर पा रही थी. जैसे आपने उसको प्लेस किया आयरन को, आयरन ने सारी फील्ड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली. पेपर क्लिप्स तक कुछ पहुंच नहीं सका. पेपर क्लिप्स नीचे गिर गई. तो नतीजा बी होगा. ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस. 7 का जवाब आप लोग जरा देने की कोशिश करें. Try to answer question number 7. ठीक है. What about others? अभी क्या जवाब है 7 का? कंपास की नीडल याद नहीं है? कंपास की नीडल का जो हेड होता है वो नॉर्थ पोल होता है, जो टेल होती है वो साउथ पोल होती है. तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका?
तो सोचो। हाँ भाई, ये मसला क्या है? वो क्या, जवाब ववाब किसी को भी नहीं आया कुछ भी, सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे आंसर दिया है। मैं एक काम कर देता हूँ, जिन बच्चों का जवाब नहीं आया मैं उनको लीव कर देता हूँ यहाँ से, ग्रुप से किक कर देता हूँ। मतलब थोड़ी है ऐसा तुम लोगों को वैसे डिस्कशन करने का, मैंने काफी टाइम दे दिया है, मतलब ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। एक कंपस नीडल की रिफ्लेक्शन की बात है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मुर्तजा ने और फातिमा ने जवाब दिया। बाकी ना हसन का जवाब आया, ना मोमल का जवाब आया, ना लाइबा का आया। ठीक है लाइबा, आपका जवाब मुझे मिल गया। मलिहा, आपका भी जवाब नहीं आया मेरे पास कोई। ना हसन, आपने मुझे कोई जवाब दिया इसका। तो ये उस वक्त आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? होस्ट इज नॉट इन द मीटिंग, ये कैसे बोल रहा है भाई? लीव करके ज्वाइन करके देखें अगर आपके पास इस तरह का कोई इशू आ रहा है। और क्या कह सकता हूँ। बाकी हसन अजीज साहब का भी जवाब नहीं आया हुआ अभी तक।
इसका आंसर सी होगा। आपके कंपास की नीडल का जो हेड है वो नॉर्थ पोल, तो वो मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, इस वजह से इसका आंसर आपके पास सी आना चाहिए। एज का ऑप्शन देखते हैं हम। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड टू बार मैग्नेट्स इज शोन। ठीक है, अब आप ये देखिए दोनों मैग्नेट पे से फील्ड लाइंस इधर से बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब ये एंड नॉर्थ पोल होगा दोनों का। यहाँ फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं तो ये वाला एंड साउथ पोल होगा। ठीक है, असल मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो गया वो सी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की शेप को देख के, उनकी डायरेक्शन को देख के मैंने जो पोल्स हैं वो जज कर लिए कि भाई नॉर्थ पोल होगा वहां पे या साउथ पोल। अच्छा, 15 का जवाब दीजिए। सवाल पढ़िए आप। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ लो। अब भाई प्लान बनाओ, देखो इसको क्या हो रहा है यहाँ पे। कि अगर मैं बैटरी पी का कनेक्शन जो है वो रिमूव कर दूं आयरन कोर के साथ, क्या होगा। ठीक है, देखो जब तक बैटरी पी कनेक्टेड है आयरन कोर मैग्नेटाइज हुआ हुआ है और उसने उस आयरन आर्मेचर को रोक के रखा। कहाँ से रोक के रखा हुआ है, नीचे गिरने से रोका हुआ है ना उसने। तो जैसे ही आप बैटरी पे डिस्कनेक्ट करेंगे आयरन कोर की मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी, वो उस आर्मेचर को पुल करके नहीं रख सकेगा। नतीजा क्या होगा, ये आर्मेचर नीचे गिरेगा, नीचे वाला सर्किट कंप्लीट होगा और बेल जो है वो रिंग करना शुरू हो जाएगी। अभी तो बेल रिंग नहीं कर रही थी ना, क्योंकि कनेक्शन नहीं बना हुआ था। इट फॉल्स एंड द बेल बिगिंस टू रिंग। अब यहाँ पे 16 के अंदर बोला जा रहा है, a magnet is placed close to an iron bar, the iron bar becomes an induced magnet। आयरन बार जो है वो इंड्यूस्ड मैग्नेट बन जाता है। इंड्यूस्ड मैग्नेट का मतलब ये होता है कि आपके नियर बाय मैग्नेट की वजह से उस मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिज्म आ चुका है, वो भी एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू होता है, उसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल सामने आ जाते हैं। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म किस तरह से होता है, अगर मैं मिसाल देता हूँ कि भाई आई हैव दिस मैग्नेट ओवर हियर विद मी, मैंने एक नेल जो थी वो यहाँ पे प्लेस कर दी थी, तो नतीजा क्या होता है भाई, नेल की वजह से, नेल की वजह से आपके पास वो मैग्नेट की वजह से जो नेल है, जब आप उसको करीब लाते हो तो उस नेल पे भी पोल्स आ जाते हैं। कैसे पोल आते हैं कि भाई आपको पता है वो अट्रैक्ट हो जाती है नेल मैग्नेट से, तो उसका मतलब ऑपोजिट पोल आया होगा। इफ द मैग्नेट इज अ नॉर्थ पोल ओवर देयर, तो जो पोल आपके नेल के हेड पे इंड्यूस हुआ यहाँ वो साउथ होगा, और लाजमी बात है टेल पे जो इंड्यूस हुआ वो नॉर्थ होगा, तभी तो वो नेल आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेट को आयरन बार के नजदीक लाऊं तो नॉर्थ पोल एक्स पे साउथ इंड्यूस करेगा और उसके नतीजे में वाई पे नॉर्थ का पोल इंड्यूस हो जाएगा। अब आपने दोनों एंड्स के ऊपर पोल्स इंड्यूस कर दिए यहाँ पे। इसका आंसर एंड एक्स पे
नॉर्थ और एंड वाई पे, एंड एक्स पे साउथ, एंड वाई पे नॉर्थ, ये सी। सेवनटीन देखते हैं आप। 17 बोलते हैं कि a metal bar PQ hangs from a thin thread and always comes to rest with end P pointing north. एक मेटल की बार है, सही है, वो एक थिन थ्रेड से हैंग, सही, वो एक थिन थ्रेड से हैंग कर रही है। और वो कह रहे हैं कि वो जो मेटल बार है ना, वो हर दफा ऐसे आके रुकती है, सही, कि ये अगर आपके पास Q है, बल्कि ये वाला Q कर देता हूँ, ये P है, तो P हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। P हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा होता है, हमेशा ऐसे आके रुकता है। एक थ्रेड हमने इस पे बांधा हुआ है। तो भाई अगर ये पोल जो है वो P वाला जो है हमेशा नॉर्थ की तरफ आके रुक रहा है, तो इसका मतलब इस P पे मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म भी कैसा है, इस P के ऊपर साउथ पोल है, ठीक, तभी तो वो नॉर्थ से अट्रैक्ट हुआ भाई। इस P के ऊपर तो मुझे पता चल गया कि भाई साउथ पोल है और वो P मैग्नेटिक है। ठीक है फातिमा, देखते हैं। तो ये चीज तो मुझे इल्म हो गया। अच्छा, उसके बाद वो बोलते हैं अनदर बार एक्स वाई ऑफ द सेम मेटल सेटल्स इन नो डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब एक्स वाई कहीं पे भी आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। तो इसका मतलब एक्स वाई मैग्नेट तो नहीं है, अभी फिलहाल मैग्नेट तो नहीं। What happens if two bars are brought near to one another? अगर PQ और XY वाले बार को एक दूसरे के करीब लाओगे, तो what do you expect to happen? देखो होगा ये, आपका जो XY है वो मेटल तो है लेकिन मैग्नेटिक अपने अंदर प्रॉपर्टी नहीं रखा, मतलब वो मैग्नेट नहीं बना। तो इसका मतलब एंड P और एंड Q जो है वो दोनों एक्स को अट्रैक्ट करें, क्योंकि एक नॉर्मल से मेटल है, जैसे नेल थी कि भाई अगर मैं हेड की तरफ लाऊं नेल के तब भी अट्रैक्ट होगा, अगर मैं साउथ ले आऊं, सही, वो तब भी अट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों केसेस में वो अट्रैक्ट हो रहा होगा, सही। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पोल उसके ऊपर और ऑपोजिट इंड्यूस हो जाएगा और वो अट्रैक्शन कर देगा। अब यहाँ पे four plotting compasses are placed near a bar magnet. You may ignore any effects of the earth magnetic field. One compass appears like this. एक compass ऐसे appear कर रहा है। What is the possible position for this compass? इस compass की possible position क्या है? देखो मैंने आपको बोला था कि compass का जो head है और जो tail है वो north, वो head north है और tail है जो वो south है। आपके पास अगर मैं कंपास को यहाँ पे ए पे बी पे रखूंगा तो सबसे पहले तो वो वहां पे से दूर जा रहा होगा। ए पे रखूंगा तो वो इस तरफ पॉइंट हो रहा होगा, क्योंकि मैंने बेटा आपको एक बात बताई थी कि जो फील्ड लाइंस बनती हैं, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो लाजमी सी बात है कि भाई जब आप सी और डी पे प्लेस करेंगे, तो सी को बोलो ए और डी पे प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर होगी। सिर्फ सी वाहिद ऐसा है जो इस तरह की कोई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, सी वाहिद ऐसा ऑप्शन, डिफ्लेक्शन पॉसिबिलिटी है कि भाई नीचे होगी, क्योंकि आप अगर ये वाली पोजीशन खास कर उठाते तो यहाँ तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड वाला मामला, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि कंपास डिफ्लेक्ट्स टेंजेंट टू द फील्ड। कंपास की डिफ्लेक्शन फील्ड की टेंजेंट के ऊपर, जैसे भी पॉइंट फील्ड के टेंजेंट पे बना होगा वहां पे वो डिफ्लेक्ट करता है। हमने इसी पॉइंट को यूज करते हुए जो सी है वो हम सेलेक्ट करें। ठीक है भाई, अब एक काम करना, मैं थ्योरी क्वेश्चंस अभी नहीं करवा रहा,
जितना मैग्नेटिज्म का काम है सब रिवाइज करके कल बैठना, ताकि जब थ्योरी क्वेश्चंस करो तो फंसो नहीं, वरना थ्योरी क्वेश्चंस में मज़ा नहीं आएगा। थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा डिटेल में है, अगर नहीं किया हुआ होगा तो फिर इट वोंट बी फन। कल मैं इसके थ्योरी क्वेश्चंस कराऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, और उसके बाद फिर यह है कि हम जो है वो डीसी मोटर वगैरह के ऊपर जो है वो और मजीद डिटेल में बात करें। ठीक है जनाब, इसको आज यहीं तक रखते हैं हम, फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा डिस्कशन होती है, तो रिवाइज करके बैठिएगा। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, पीडीएफ पढ़ें, कोई मसला हो मुझे पूछ लीजिए, लेकिन रिवीजन के बगैर कल मत आइएगा, वरना थ्योरी क्वेश्चंस में आप लोग बहुत परेशान, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछला आपने रिवाइज नहीं किया। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज़।